हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं हॉलीवुड मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार हम लाएंगे बहुत ही बेहतरीन मूवी जिसका नाम है माइकल क्लेटन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2007 में। ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इसे IMDb ने 7.2 की रेटिंग दी है। इसे रॉटन टोमेटोज ने दी 91% और इसे 83% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे टोनी गिलरॉय। इस मूवी का बजट $21.5 मिलियन का था और इसने कमाई की थी $93 मिलियन की। और इस अमेजिंग मूवी की अमेजिंग कास्ट में है जॉर्ज क्लूनी, जिन रोल प्ले किया है माइकल क्लेटन का, टॉम विल्किंसन ने रोल प्ले किया आर्थर ईडेंस का, टिल्डा स्विंटन ने रोल प्ले किया कैरन का और सिडनी पोलैक ने रोल प्ले किया मार्टी बैक का। और इसी मूवी के लिए टिल्डा स्विंटन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर भी मिला था। और भी कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये कहानी माइकल क्लेटन की है। वो एक ऐसी लॉ फर्म का पर्दाफाश करेगा जो कि बहुत पावरफुल है, लेकिन वो लॉ फर्म माइकल को इतनी आसानी से जीतने नहीं देगी। और इसी चक्रव्यूह में माइकल का दोस्त आर्थर भी फंसा हुआ है। तो शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी की सबसे बड़ी लॉ फर्म के हेड मार्टी को किसी केस की रिगार्डिंग कॉल आता है और शायद कुछ एलिगेशन उसकी लॉ फर्म के ऊपर भी लगे हुए हैं, जिन्हें सुनकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें माइकल क्लेटन पोकर खेलते हुए दिखता है। वो भी लॉ फर्म के लिए काम करता है। माइकल बेसिकली एक फिक्सर है जो कि अपने कनेक्शन और नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स के लूप होल्स को निकालता है और उन्हें बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो क्लाइंट्स के बेनिफिट्स की बात करता है। उसके ऊपर $75,000 का उधार है क्योंकि माइकल ने अपने भाई टिमी के साथ मिलकर एक इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन टिमी ने अपने ड्रग एडिक्शन के वजह से रेस्टोरेंट के सारे फंड्स को खर्च कर दिया। माइकल भी इस वक्त बहुत परेशानी में है। फिर पोकर गेम खत्म होने के बाद माइकल को उसके लॉयर फ्रेंड वॉल्टर का कॉल आता है। वो उसे अपने क्लाइंट के पास जाने के लिए कहता है जिसने रिसेंटली किसी को अपनी कार से उड़ाया होता है। फिर माइकल उस क्लाइंट से मिलने उसके घर जाता है। वो क्लाइंट बहुत परेशान होता है। फिर माइकल उसे कुछ सजेशन देता है और एक अच्छे हिट एंड रन लॉयर से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो बहुत फास्ट स्पीड में अपनी कार को ड्राइव करता है। फिर वो 3 घोड़ों को फील्ड में देखता है और कार से निकलकर उनकी तरफ जाता है। उसी दौरान माइकल की कार में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। माइकल ये देखकर शॉक हो जाता है और अपनी कार की तरफ दौड़ते हुए जाता है। अब इन सब बातों को समझने के लिए कहानी 4 दिन पहले चली जाती है। दिन की शुरुआत में माइकल अपने बेटे हेनरी को स्कूल छोड़ता है। फिर वो अपने रेस्टोरेंट जाता है जहाँ उसके सामान की बोली लग रही होती है, पर फिर भी माइकल पर $75,000 का डेब्ट है। फिर वो अपने ऑफिस जाता है और अपना काम करता है। फिर उसे उसकी सेक्रेटरी बताती है कि मार्टी बैक लंदन में है। इसके बाद कैरन क्राउडर, जो कि यूनॉर्थ की जनरल काउंसिल है, वो इस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए मीडिया को इंटरव्यू दे रही है। यूनॉर्थ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने वाली एक कंपनी है। तभी उसके साथ यूनॉर्थ का CEO डॉन जेफरी भी बैठा होता है। कैरन मीडिया के सारे सवालों का जवाब समझदारी से दे रही होती है। तभी उनके इंटरव्यू के बीच में एक एम्प्लॉय उन्हें बताती कि एक इमरजेंसी आ गई है। फिर माइकल को उसके सीनियर्स बताते हैं कि आर्थर ईडेंस को मिलवॉकी में पागलपन का दौरा पड़ा और वो नंगा होकर लोगों के पीछे भागने लगा और अब आर्थर जेल में है। वो माइकल का अच्छा दोस्त है, इसलिए माइकल उसे बचाने मिलवॉकी जाता है। आर्थर लॉ फर्म का हेड लॉयर है। फिर मिलवॉकी जेल में आर्थर माइकल को एक ऐसा सीक्रेट बताता है जो उसने किसी को भी नहीं बताया होता। वो कहता है कि जिस यूनॉर्थ कंपनी को बहुत लंबे समय से डिफेंड कर रहा था, वही कंपनी एक वीड किलर है और वो लोगों को मारती है। यूनॉर्थ कंपनी ने कई सारे फार्म्स में रहने वाली फैमिलीज को मारा है और उनको डिफेंड करके मैं भी एक इनडायरेक्टली किलर हूँ। मैंने कंपनी को डिफेंड करते हुए एक मासूम लड़की एना के मरे हुए पेरेंट्स को डिस्ट्रॉय किया है, पर अब मैं उस यूनॉर्थ कंपनी को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे तबाह कर दूंगा। इसके बाद माइकल आर्थर को जेल से छुड़वाता है और अपने होटल ले आता है। दूसरी तरफ कैरन वो वीडियो टेप देख रही होती है जिसमें आर्थर यूनॉर्थ कंपनी पर चिल्लाते हुए अपने कपड़े उतार रहा होता है। कैरन को पता है कि आर्थर को जेल से छुड़ाने उसकी लॉ फर्म से एक शख्स आया है जिसका नाम माइकल क्लेटन है, पर कैरन डरी हुई है क्योंकि वो भी सच्चाई जानती है। फिर माइकल होटल में आके दूसरे लोगों को बताता है कि आर्थर ने अपनी दवाई मिस कर दी थी, इसलिए उसने ऐसी हरकत की। होटल रूम में आर्थर चुपके से माइकल के बेटे हेनरी से बात कर रहा होता है। फिर माइकल कैरन से मिलने जाता है। कैरन आर्थर के बारे में पूछती है। माइकल बताता है कि वो अभी सो रहा है। फिर माइकल कैरन को क्लियर करता है कि आर्थर ने अपनी दवाई टाइम पर नहीं ली थी, इसलिए ऐसा हुआ। कैरन वीडियो टेप देखकर गुस्सा इसलिए थी क्योंकि आर्थर ने डिपोजिशन के बीच में, मतलब जब एना की टेस्टिमनी रिकॉर्ड हो रही थी, तब उन्हें डिस्टर्ब कर दिया और उस डिपोजिशन में कई $बिलियन इन्वॉल्व है और कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो यूनॉर्थ को अपनी सपोर्टिंग कंपनीज को वो सारा पैसा भरना पड़ता। इन सब के बावजूद भी माइकल
कैरन को समझाता है कि आर्थर अपने होश में नहीं था। फिर कैरन यह कहकर निकल जाती है कि वो अगली सुबह लॉ फर्म के बॉस मार्टी बैक को कॉल करेगी। फिर माइकल होटल रूम में आता है जहां आर्थर उसे कहता है कि माइकल तुम्हें ये सब अच्छा लगता है, सर पर बोझ सा फील नहीं होता, मुझे तो होता है। फिर माइकल उसे चुपचाप सो जाने के लिए कहता है। उसी रात कैरन को आर्थर के बैग से एक कॉन्फिडेंशियल फाइल मिलती है जो कि यूनॉर्थ की मेमो फाइल है। उसमें लिखा है कि कंपनी के प्रोडक्ट टेस्टलेस हैं और ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हैं, और उस फाइल पर कंपनी के सीईओ डॉन जेफरी के साइन हो रखे हैं। उसमें यह भी लिखा है कि कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से 468 लोगों की डेथ हुई है। फिर कैरन ये बात डॉन को बताती है और उसके थ्रू 2 हिटमैन को हायर करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कंपनी का ये सच किसी के सामने आए। अगली सुबह माइकल उठता है और देखता है कि आर्थर रूम में मौजूद नहीं होता, वो वहाँ से भाग गया होता है। इसके बाद कैरन मार्टी से सवाल पूछती है कि ये मेमो फाइल आर्थर के बैग में क्या कर रही थी। फिर क्या मार्टी परेशान होकर आर्थर के बॉक्सेस में कंपनी की ओरिजिनल फाइल ढूंढने लगता है। फिर वहाँ माइकल आ जाता है और वो मार्टी को बताता है कि उसने हर जगह आर्थर को ढूंढा पर वो उसे कहीं नहीं मिला। मार्टी माइकल को कहता है कि वो जल्द से जल्द आर्थर को ढूंढे, वरना उनकी लॉ फर्म को भी खतरा हो सकता है। आर्थर वापस न्यूयॉर्क आ गया होता है। हिटमैन उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग आर्थर के अपार्टमेंट में घुसकर उसके फ़ोन में बग लगा देते हैं। माइकल भी परेशान होकर आर्थर को कॉल कर रहा होता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अगले दिन आर्थर एना को कॉल कर रहा होता है, जिसने और कई लोगों ने यूनॉर्थ कंपनी पर केस किया है। आर्थर उसे अपनी हेल्प के लिए न्यूयॉर्क बुला रहा होता है। हिटमैन भी टैप किए हुए फ़ोन के थ्रू उनकी बातें सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ माइकल अपने उधार को लेकर परेशान है। वो कहता है कि पैसे देने वाला बस मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर माइकल अपने बॉस मार्टी के घर जाता है और वो मार्टी से $80,000 का लोन मांगता है। मार्टी आर्थर को अंडर कंट्रोल करने के लिए कहता है, वरना हमारी फर्म ख़त्म हो जाएगी। तब माइकल कहता है कि मैं इस फर्म में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, पर आज भी मेरी पॉकेट में $1 भी नहीं है। मार्टी कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने दुखी हो, सो प्लीज़ अब अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाओ जाके आर्थर को ढूंढो। फिर माइकल निराश होते हुए आर्थर को ढूंढता है। फिर आर्थर माइकल को मैनहट्टन की स्ट्रीट्स में मिलता है। आर्थर माइकल को देखकर खुश होता है और उसे सॉरी बोलता है कि वो होटल से भाग गया था। फिर माइकल उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और हम सब ये ठीक कर देंगे। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो आर्थर, तुम्हें अपनी परेशानी में मुझे कॉल करना चाहिए, ना कि उस लड़की एना को। आर्थर इस बात से शॉक होता है कि माइकल को उसकी कॉल्स के बारे में कैसे पता चला। फिर आर्थर माइकल से बात पूछता भी है। माइकल कहता है, मुझे क्या पता, मुझे तो खुद मार्टी ने ये बात बताई थी। फिर आर्थर माइकल से पूछता भी है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरी तरफ हो या उनके तरफ। तुम हो कौन माइकल, दोस्त या दुश्मन? इतना कहकर आर्थर वहाँ से चला जाता है। हिटमैन आर्थर को फॉलो कर रहे हैं। फिर आर्थर को पता था कि उसका फ़ोन टैप हो रखा है, इसलिए वो अपने वॉइस मेल पर ही कॉल करता है और सबको यानी हिटमैन और कैरन को सुनाता है कि वो यूनॉर्थ का मेमो लेकर पब्लिकली चला जाएगा और यूनॉर्थ का पर्दा फाश कर देगा। फिर हिटमैन और कैरन डिस्कशन करते हैं कि वो किस तरह आर्थर को रोक सकते हैं। फिर कैरन कहती है कि हमें आर्थर को रोकने के लिए सबसे मुश्किल डिसीजन लेना होगा। हिटमैन कैरन का इशारा समझ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लोग आर्थर के अपार्टमेंट में घुसते हैं और उसे जहर देकर मार देते हैं और पूरे मर्डर को सुसाइड जैसा दिखाते हैं। माइकल अपने फादर के बर्थडे में होता है, जहां वो अपने भाई जीन से मिलता है। वो माइकल को बताता है कि उनका भाई टिमी उन्हें कई बार कॉल कर रहा था। माइकल कहता है कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फिर माइकल को बाहर टिमी मिल जाता है। वो माइकल से कहता है कि उसने 8 दिनों से कोई नशा नहीं किया है और रोते हुए माइकल से माफ़ी मांगता है, लेकिन माइकल उसे अवॉइड करते हुए हेनरी के साथ वहाँ से चला जाता है। उसी दौरान वो हेनरी को समझाता है कि अंकल टिम जैसे कई लोग आएंगे और रोएंगे, पर तुम्हें रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है। तुम्हें लाइफ को अपने अनुसार जीना है, ना कि उनके अनुसार चलना है। तब माइकल को न्यूज़ मिलती है कि आर्थर मर चुका है। उस दौरान माइकल परेशान हो जाता है। माइकल को अब कई लोगों पर शक है। फिर माइकल मार्टी से मिलने जाता है। सब आर्थर के मरने का दुख मना रहे होते हैं। मार्टी माइकल को समझा रहा होता है कि आर्थर का मरना एक एक्सीडेंट है, उसे इतना सीरियसली ना ले। फिर बैरी आके मार्टी से कहता है कि यूनॉर्थ का सीईओ डॉन जेफरी उससे मिलना चाहता है। तब माइकल को पता चलता है कि यूनॉर्थ कुछ दिनों पहले से ही सेटलमेंट की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद माइकल एना को कॉल करता है, जिससे आर्थर बात करता था। वहाँ कॉल करने से पता चलता है कि एना तो न्यूयॉर्क आ गई है और उसकी टिकट आर्थर ने ही कराई थी।
फिर माइकल एना को ढूंढते हुए उसके होटल पहुंच जाता है और उसे ढूंढ लेता है। हिटमैन भी उसके पीछे हैं। एना से बात करके माइकल को पता चलता है कि उसने उनके बीच की बात किसी को नहीं बताई थी। फिर माइकल को मार्टी पर शक जाता है कि उसे ये बात कैसे पता चली थी। इसके बाद माइकल अपने ऑफिसर भाई जीन की हेल्प से एक नई सील का इंतजाम करता है और इन्वेस्टिगेशन करने आर्थर के अपार्टमेंट में घुस जाता है। उस दौरान उसे हिटमैन देख लेते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं माइकल को उनके खिलाफ कोई सबूत ना मिल जाए। माइकल को वहाँ एक शैम्पेन मिलती है और रेफ्रिजरेटर में 2 ग्लास मिलते हैं। फिर माइकल को एक फैंटेसी नॉवल नज़र आती है जो उसके बेटे हेनरी को बहुत पसंद है। उसके कुछ पेजेस को आर्थर ने हाईलाइटेड कर रखा था। उसी में से एक फोटोकॉपी शॉप की रिसिप्ट निकलती है। हिटमैन के कॉल करने पर पुलिस आ जाती है और अपार्टमेंट की सील तोड़ने के जुर्म में माइकल को जेल में डाल देती है। पर माइकल एक लॉयर है। कुछ देर बाद उसका भाई जीन उसकी बेल करा देता है और जीन उसे डांटता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वरना मेरी इमेज खराब हो जाएगी। फिर माइकल उस रिसिप्ट का यूज़ करके शॉप पर जाता है और उसे पता चलता है कि आर्थर ने यू नॉर्थ के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की 2000 कॉपीज़ बनवा रखी होती हैं। फिर माइकल उसमें से एक कॉपी लेता है। हिटमैन भी उसमें से एक कॉपी लेकर कैरन के पास पहुंच जाता है। अब उन्हें माइकल से डर है कि उसे सब पता है और उन्हें लगता है कि वो फर्म को ब्लैकमेल करेगा। इसके बाद माइकल मार्टी के पास जाता है। वो कहता है कि मार्टी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है कि आर्थर सही था और हम अभी भी गलत साइड पर हैं। मार्टी कहता है मुझे सही गलत का तो नहीं पता, पर यू नॉर्थ हमें मोटी फीस देता है और उनके पास आर्थर का मेंटल वाला वीडियो है जिसके थ्रू वो हमारी पूरी फर्म को ख़त्म कर सकते हैं और हम सब रोड पर आ जाएंगे। फिर मार्टी माइकल को $80,000 का चेक देता है और उससे एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन करवाता है। माइकल अब पूरा गेम समझ चुका था। फिर वो चेक लेकर ऑफिस से बाहर निकलता है और अपने सारे लोन्स को चुका देता है। इसके बाद माइकल पोकर खेलने चला जाता है। ये वही रात होती है जो कहानी की शुरुआत में आई थी। हिटमैन माइकल की कार में बॉम्ब लगा रहे होते हैं। फिर गेम के बाद माइकल अपने फ्रेंड के क्लाइंट के पास जाता है हिट एंड रन केस के लिए। फिर वो वहाँ से निकलता है और उसे तब तक शक हो जाता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। तब माइकल हिटमैन को चकमा देकर उनसे दूर आ जाता है, लेकिन उसे रास्ते में 3 हॉर्सेस नज़र आते हैं। फिर वो कार से उतरकर उनकी तरफ जाता है। वो हॉर्सेस उसे उसके बेटे की और अपने किए हुए प्रॉमिसेस की याद दिला रहे हैं। उसे आर्थर नज़र आ रहा है और तभी दूर कहीं से हिटमैन बटन दबाकर कार को ब्लास्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि माइकल मर गया, पर माइकल उस ब्लास्ट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और अपना वॉलेट, वॉच और फ़ोन कार में फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। यू नॉर्थ और लॉ फर्म को खबर मिलती है कि माइकल कार ब्लास्ट में मारा गया। फिर माइकल टिम की हेल्प से वहाँ से निकलता है। फिर यू नॉर्थ में बोर्ड मीटिंग चल रही होती है। कैरन प्रेजेंटेशन दे रही होती है और कह रही होती है कि बोर्ड को लॉ सूट में न्यू सेटलमेंट को अप्रूव कर देना चाहिए। फिर कैरन बाहर जाती है और उसका सामना माइकल से होता है और वो डर जाती है। फिर माइकल उसे मेमो के बारे में याद दिलाता है और उन 468 डेथ्स के बारे में जो यू नॉर्थ ने की थी। कैरन डर जाती है। माइकल उसे ब्लैकमेल करता है और चुप रहने के लिए $10 मिलियन मांगता है, जिसे पहले देने से कैरन मना करती है, पर माइकल के डराने पर वो $10 मिलियन देने के लिए मान जाती है। फिर वहाँ डॉन जेफरी आ जाता है और सिक्योरिटी से कहता है कि वो माइकल को बाहर निकाल दे। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और कैरन और डॉन को अरेस्ट कर लेते हैं कंपनी के सारे क्राइम्स और आर्थर की डेथ के लिए। पता चलता है कि माइकल अपने भाई जीन के साथ आया था और उसने वायर पहन रखी थी जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। फिर माइकल बाहर निकलकर एक कैब लेकर टेंशन फ्री कहीं चला जाता है और इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। दी एंड। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको ये थ्रिलिंग स्टोरी कैसी लगी। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी। सब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।